आज भारत की संसद करीब करीब बन के तैयार हो गई है। अभी दुनिया को नहीं पता कि उस संसद में क्या क्या है। मेरा यकीन मानिए, मैं मजाक में कहता हूं, जिस दिन भी उसका उद्घाटन होगा, कुछ लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ेंगे और सुसाइड कर लेंगे। लिहाजा वो संसद, सुना है कि अगला सत्र वहीं होगा। जब भी होगा तब तक मंचों से बोलने से कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं होता। हां, मंचों से टिकट की भीख मांगने से टिकट नहीं मिलती। मंचों से बोलने से, जिस सुभाष चंद्र बोस को हजारों मीटर जमीन में दफन कर दिया था कुछ लोगों ने, मंचों से बोलने ही से वो आदमी आज दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़ा हुआ है। कोई पार्टी ने एजेंडा नहीं चलाया, बड़े से बड़े संगठनों ने एजेंडा नहीं चलाया, ये 10-12 लोगों ने एजेंडा चलाया। आपकी बात तथ्यों पे थी, तर्कों पे थी। अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, नाना दादा के लिए कुछ सरकार से मांगा नहीं। तब सुभाष चंद्र बोस के कागज को डीक्लासिफाई भी किया और 26 जनवरी जो 24 जनवरी से शुरू होती थी, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होने लगी। और जिस इंडिया गेट पर 1968 तक भारत भूमि में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी। हमको शर्म नहीं आती थी। हम दुनिया में बड़े महंगे कपड़े पहनकर जाते थे और अंग्रेजी बोलते थे। ओहो, कितने ज्ञानी लोग हैं। लोग आपको देख के हंसते होंगे। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया है। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हो गया है, गणतंत्र भी बन गया है। लेकिन जॉर्ज पंजम सत्ता के केंद्र में सबसे ताकतवर जगह उसकी मूर्ति खड़ी थी। आपके बच्चे पूछते होंगे, पिताजी आप झूठ बोलते हो, यह आजाद हुआ है देश। तब जाकर के वहां सुभाष की मूर्ति लगी। फिर एक कैंपेन चलाई कि आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन, उसमें राष्ट्रपति रहता है, आजाद है, तो फिर इस राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहां से आ गया? इसी मंचों से बोले। आवाज सुनाई दी आपको? कितनी जोर की आवाज हुई है? मूर्ति भी लगी, राजपथ कर्तव्य पथ हुआ। और जब कर्तव्य करते करते आप मूर्ति से राष्ट्रपति भवन जाके टहले तो पता चला कि यहां भी मुगल बैठा है। अभी हफ्ते भर पहले उसका नाम बदलकर उद्यान कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। ये इसलिए है कि जब बच्चे आपके राष्ट्रपति भवन घूमने जाएंगे, जो शायद मैंने सुना है कि 10-15 दिन के बाद 1 महीने के लिए पब्लिक में खुलेगा, तो आपका बच्चा ये सवाल करेगा ना करेगा आपसे? वो ये नहीं कहेगा कि क्लास में क्या पढ़ाया गया। वो तो जो अपनी आंखों से देख रहा है वो ये कहेगा मुगल यहां भी मौजूद हैं, इनसे पीछा नहीं छूट रहा हमारा। और कुछ मुगलों के वारिस हैं जो इस बात पे आमादा हैं कि जिन्होंने भारत की मां बहनों के साथ दुराचार किया, इस संस्कृति को कुचला, उनका नाम जरूर रहना चाहिए। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से उस समाज में जिसको अपने इतिहास पे गर्व हो। इसलिए मैंने ये कैंपेन चला रहा हूं कि नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो तो वंदे मातरम के बारे में, जिन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया है, वीर रस में गाया है,
उन्हें भारत रत्न भी मिला, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है। जब वो जीवित थी तो फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार जिन्हें आप भरत कुमार के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम मनोज कुमार है, उनके माध्यम से हमने उनसे परमिशन ली कि हम इस कैंपेन को चलाने के लिए आपने जो आनंद मठ के अंदर 4 मिनट 42 सेकंड में जो पूरा वंदे मातरम गाया है, हम कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना चाहते। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हामी भरी कि इतने अच्छे कार्य के लिए आप इसको फ्री में करिए। और ये मांग किसी को छोटा दिखाने, बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। आप सब बोलिए, अपनी अपनी जगह बोलिए, 10 लोगों से बोलिए कि जब अगला सत्र पार्लियामेंट का हो तो स्वर्गीय लता जी ने आनंद मठ में वीर रस में जो वंदे मातरम गाया है, भारत की संसद में एक स्टेंजा नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाए। और इसका असर बताता हूं मैं। आप लोग सब टेलीविजन देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम अक्सर किताबों में मिलता था। वो इसलिए मशहूर थी कि एशिया में सबसे कम लिटरेसी रेट था वहां से एक सांसद जीत के आता है। ये दृश्य आपने देखा होगा तो जरूर आपको तकलीफ हुई होगी। मैं तो वहां पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने वो दृश्य बहुत बार देखे हैं। एक एमपी भारत की संसद का सदस्य बनता है और इतने सारे लोगों के बीच में से उसको इस बात की शर्म नहीं आती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उसने कभी इसकी चिंता नहीं की। ये सिर्फ सनातनी करते हैं चिंता। जब भी वंदे मातरम जो भी बजता था, जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता था, वो उठ के पार्लियामेंट से चला जाता था, सबके सामने जाता था। किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर अधूरा वंदे मातरम गाने से संभल का समाजवादी पार्टी का एमपी शफीकुर रहमान वर्क उठ के चला जाता है, तो मैं कहता हूं पूरा गाइए, बाकी भी चले जाएंगे। इसलिए इस कैंपेन को चलाता हूं ताकि आने वाली नस्लें हमसे ये ना कहें कि सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद, गेरुआ वस्त्र, 5-5 घंटे के प्रवचन, रोज नए नए सवाल। हिंदुत्व बिना इस्लाम के अधूरा है। हमें 40,000 साल पुराना डीएनए है। हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? जिन्हें नहीं ढूंढना वो न ढूंढे, हम ढूंढते ढूंढते मरना चाहते हैं। हमको तुम्हारी दुकान पे नहीं आना है। जो चाटुकार तुम्हारी दुकानों पे जाते हो, तुम उनसे झूठ बोलो, हमसे मत बोलो। हम जब तक जिंदा हैं तब तक सिर्फ राष्ट्र के लिए बोलेंगे, अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए भ्रमित कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उनकी चिंता क्या है मैं नहीं जानता। सच बोलने में भी किसी की चिंता हो सकती है, मुझे यह पहली बार लगता है। हर एक बयान, हर दूसरे दिन एक बयान। किसको कंफ्यूज कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम रहो ना रहो, यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को, जिसको आप आजादी मानते हैं, उसका सबसे बड़ा झूठ है कि एक एवरेज बच्चे से, उन लोगों से जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनसे भी अगर ये पूछेंगे
कि जिस नाना और नानी की वो बात करते हैं, जिसकी दादा की बात करते हैं, कभी उन्होंने भी ये सवाल पूछा? कभी उनको भी डेट पता है कि उनकी नानी के पिताजी ने शपथ किस दिन ली थी? ये नहीं बताते। 2 सितंबर 1946 यूनियन जैक के नीचे ब्रिटेन के किंग के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। और दूसरा झूठ 46 से 47 आ गया, 47 से 48 आ गया, 48 में एक और बड़ा झूठ हमारे यहां चला। कहा गया कि पहला गवर्नर जनरल आजाद भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि आपकी रिश्तेदारी थी उससे, आपके रिश्तों में कई चीजें लगती थी उनसे जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अगर रिश्ता रखा है तो सार्वजनिक कर देना चाहिए। आपकी मजबूरी होगी, मेरी मजबूरी नहीं है। 1948 में कहा गया कि पहला भारतीय मूल का भारतीय गवर्नर जनरल बना। नाम जानते हैं आप? सी राजगोपालाचारी। उनको गवर्नर बनाया गया। अब इसकी प्रक्रिया सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि 2022 आ गया है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 हिस्सों में बंटने के बाद जो भारत डोमिनियन स्टेटस जिसे आपने दिया, उस डोमिनियन स्टेट की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दूं। आपकी आज्ञा हो तो। हम आजाद थे।